हेलो, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग सभी को। लास्ट क्लास में हम सभी संकरण हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे और आज हम क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए भी थे कि AlCl3 इसका हाइब्रिडेशन निकाल के बताइए, या तो उसको डायरेक्ट निकाल के बताइएगा या फिर हमने जो है VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो की थी उसके बेसिस पे निकाल के बताइएगा। ठीक है? तो उसका डायरेक्ट डायरेक्ट हाइब्रिडेशन मैंने करने को दिया था, तो आई थिंक कर लिया होगा। एल्युमिनियम जिसके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 क्लोरीन के साथ बाइंड हो जाएगा, मतलब 3 ही बॉन्ड बनाएगा, 3 ही बंध बनाएगा। ठीक है? 3 सिंगल बॉन्ड है, तो मैं कह सकता हूँ 3 सिग्मा बॉन्ड है। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जो बच्चे डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं या तो ऑलरेडी मैं समझ सकता हूँ उनको ये पता होगा। अदरवाइज़ ये क्लास आप पहले जो क्लासेस रिकॉर्डेड हैं उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ आपको बताया गया है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, बाई बॉन्ड कैसे बनता है, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे ध्यान में रखनी है। आई थिंक इतनी बातें आपको यहाँ क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्लास है लैब असिस्टेंट चाहे एनवायरमेंटल सुपरवाइजर, दोनों के लिए ये क्लास सारी इंपॉर्टेंट होंगी। और बाकी मैं डिस्कस कर चुका हूँ हमारे क्लासरूम कोर्स के बारे में। जो क्लासरूम कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो हमारे क्लासरूम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? बेनिफिट बता चुका हूँ, लाइव रिकॉर्डेड मिलेगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। ठीक है ना? और जितने भी डाउट्स होंगे वो आपके लाइव क्लास के बाद क्लियर करा करूंगा। ठीक है? तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। याद कीजिए, आपको यहाँ पे एक ड्रैगो रूल पढ़ाया था। ठीक है ना? ड्रैगो का नियम पढ़ाया था। क्या था ड्रैगो रूल? तो ड्रैगो रूल था कि आपको सिग्मा बॉन्ड पेयर गिनना है और साथ में क्या गिनना है? लोन पेयर गिनना है। तो गिनिए यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है? यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्या एल्यूमीनियम पे कोई लोन पेयर है? नहीं है। 3 + 0 दैट मीन्स का जो स्टैटिक नंबर है, स्टैटिक संख्या है वो 3 आ गई। 3 का मतलब इसका संकरण कितना आ गया? इसका संकरण आ गया sp2, और जिसका संकरण sp2 आता है, पढ़ा चुका हूँ, वो ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है ना? इसलिए मैंने एक प्लेन पे बनाया है। ठीक है ना? एल्यूमीनियम से 3 क्लोरीन एक प्लेन पे बना दिया। ऐसे ही AlCl4 है। AlCl4 कैसे बना होगा? तो आप सभी को पता है, इस वाले इसमें ही देख लीजिए। एल्यूमीनियम पे 3 बॉन्ड हैं। आप जानते हैं एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 3 बॉन्ड हैं, दैट मीन्स एल्यूमीनियम AlCl3 के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है अष्टक का नियम कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 बॉन्ड है, दैट मीन्स 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे Al क्या करेगा? Cl- के पास जाएगा और Cl- से कहेगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, है ना? दैट मीन्स AS यहाँ लुईस अम्ल की तरह, लुईस एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है? लुईस एसिड की तरह काम करेगा। Cl जो है Al को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा और ये बन जाएगा AlCl4, और उसपे कैसा चार्ज आएगा? इस पे माइनस चार्ज आएगा। है ना? बहुत सरल सी बात। चलिए, तो अब जरा समझना AlCl4 कैसे बना होगा। तो सिंपल है, Al है, इस पे 4 क्लोरीन लग रहे होंगे। ठीक है? तो 4 क्लोरीन आप बना लीजिएगा। ठीक है? और एल्यूमीनियम पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। इसके बाद कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है। ड्रैगो का रूल जस्ट बगल में लिखा है। सिग्मा बॉन्ड है 4, एल्यूमीनियम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो 4 4 का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन का संकरण sp3 आ जाएगा। जिसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है वो टेट्राहेड्रल हिंदी माध्यम वालों के लिए चतुष्फलकीय होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकंड का। ठीक है? 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकंड का बंधीय कोण होता है, बॉन्ड एंगल होता है। क्लियर? ऐसी CCl4 तो साफ से चल रहा है, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 क्लोरीन के साथ ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और ये भी टेट्राहेड्रल बना लेगा। ठीक है? तो यहाँ भी सेम कहानी है, sp3 हाइब्रिडेशन, sp3 संकरण आ जाएगा इसका भी, और ये भी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय होगा। क्लियर है? चलिए, तो कल हमने जो लास्ट क्लास में हाइब्रिडेशन पढ़ा था वो sp हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन बेसिक समझा था। ठीक है? और sp3 संकरण हमने पढ़ लिया था। अब आगे की क्लास में आज पढ़ते हैं कैसे sp3d हाइब्रिडेशन होता है और कैसे sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है? यहाँ तक पढ़ते हैं। देखो, sp3d हाइब्रिडेशन कहाँ होता होगा? तो इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, है ना? PCl5 फास्फोरस के आउटर मोस्ट में बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनको नहीं पता है, बहुत सरल सी बात है, ऐसे करके बनाइए। ठीक है? फास्फोरस जिसका परमाणु क्रमांक 15 होता है, एटॉमिक नंबर 15, तो 2 8 5 होगा। ये सभी जानते हैं, ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है? काफ़ी बच्चे जो हैं ये चीज़ें पहले से ही जानते हैं, तो वो थोड़ा-सा इस फैक्टर को नहीं समझ रहे हैं, जो मैं इतना बेसिक में पढ़ा रहा हूँ। रीज़न यही है कि भई दूर-दराज़ गाँव के बच्चे भी हैं, उनका भी ध्यान रखिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, तो मैं मान के चलता हूँ, फिर आपको थोड़ा-सा या तो वेट करना चाहिए, या फिर अगर आपको आता है तो मैं वही कहूँगा अननेसेसरी कमेंट ना करें। व्हाई? सिंपल सा रीज़न इसका ये है कि भई ये बेसिक वीडियो है, दैट मीन्स ये उन सभी के लिए भी है जो बच्चे दूर-दराज़ गाँव के हैं, जिनको ये बेसिक भी नहीं आता है। इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना? अगर आपको इतना बेसिक आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसको समझ लीजिए, आता है तो थोड़ा-सा स्पीड में करके या फिर आगे इसको जो है आप बढ़ा के जल्दी से देखिए। ठीक है? क्या है? फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 2 8 5 है, बाहरी कक्षा में हम सभी जानते हैं, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है? इसके बाद क्लोरीन है, हम सभी जानते हैं क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं।
ठीक है ना? और आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और यहाँ से भी समझ में आता है कि एक बंध बनाने के लिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना? यहाँ से भी बात समझ में आती है। तो ऐसे ही फास्फोरस पे 5 क्लोरीन जुड़ रहे होंगे, ठीक है? 5 क्लोरीन जुड़ रहे होंगे और एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देके 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके जुड़ रहा है, तो वहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा। तो सिंपली कहूँ तो फास्फोरस पे ऐसे क्लोरीन आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? ऐसे देखो, ये क्लोरीन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है तो गिन लो 1, 2, 3, 4, 5। 5 सिग्मा बॉन्ड है, रूल अभी देखा था, आप सिग्मा बॉन्ड गिनिए और लोन पेयर गिनिए, आई एम सॉरी, सिग्मा बॉन्ड गिनिए और लोन पेयर गिनिए। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 5 है, लोन पेयर कितना है? 0। 5 + 0 कितना आ गया? 5। 5 का मतलब 1 S 3 P और 1 D बन गया संकरण sp3d। 5 आना चाहिए, 5 का मतलब sp3d आना चाहिए। कैसे गिना? भई आपने सिग्मा बॉन्ड देखे, लोन पेयर देखे, हमने देखा फास्फोरस में कोई भी लोन पेयर नहीं, है ना सरल सी बात? चलिए। तो आगे समझिएगा, ये तो देखो सिंपल सिंपल सी बात है, ये संकरण आपको निकालना आना ही चाहिए, इतने बेसिक्स तो डिटेल आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है? अब इसका संकरण sp3d आता है, इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है? ये आपको याद करना है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की शेप होती है, इसको शॉर्ट में टीबीपी कह देते हैं, ठीक है? टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसे है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल? देखिए, अगर मैं इन क्लोरीन को एक इमेजिनरी लाइन से ऐसे जोड़ दूं, ये बॉन्ड नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। क्यों इमेजिनरी लाइन है? तो देखो इन तीनों को जब मैंने जोड़ा तो एक ट्रायंगल बन गया, है कि नहीं? एक ट्रायंगल बन गया। अब ऊपर वाले क्लोरीन को भी अगर इमेजिनरी लाइन से जोड़ूं, तो देखो एक पिरामिड नजर आ रहा होगा, पिरामिड, गीज़ा के पिरामिड आपने देखे होंगे, पिरामिड शेप कुछ ऐसे होती है ना? कुछ ऐसे ही ये पिरामिड शेप होती है, क्लियर है? तो ये गीज़ा की पिरामिड की तरह ये शेप आपको नजर आएगी, ठीक है? तो एक पिरामिड यहाँ आपको ऊपर दिखाई देगा, ऐसे ही मैं इनको इमेजिनरी लाइन नीचे से जोड़ के देखूं, तो आप देखेंगे एक पिरामिड आपको नीचे नजर आएगा। तो ट्राइंगल पे देखो 3 Cl एक ट्राइंगल त्रिभुज बना रहे हैं, तो एक पिरामिड ऊपर रखा है, एक पिरामिड नीचे रखा है, इसलिए इसका नाम क्या बना? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर है ना बात? तो बहुत सरल है, इसको याद करना। तो मैं इसको एक बार बना के अलग से भी दिखा देता हूँ, ठीक है? तो पिरामिड से इसको रेफरेंस लीजिएगा, ठीक? तो शेप याद करना आसान हो जाएगी। तो PCl5 की शेप देखो कैसे बनाई? ये है 1 मिनट, हाँ, ये है फास्फोरस, इस पे है ये क्लोरीन, ये है क्लोरीन, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा और एक क्लोरीन, है ना सरल? तो इस तरीके से शेप बनानी है। और वैसे भी हमें सिलेबस में क्या गिवन है? शेप ऑफ द सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना? इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंपल सिंपल वाले हैं उनकी शेप पूछी, क्लियर है? अच्छा, चलो मुझे जल्दी से बताओ जल की शेप कैसी होती है? वाटर, जल। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन जिसके बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, जिनको बनाना नहीं आता बिल्कुल एक बार बेस से सीख लीजिए, ठीक है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, दैट मीन्स 2 और 6। तो इसके बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? फिर इसके बाद एक हाइड्रोजन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, शेयरिंग इज केयरिंग, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है? शेयरिंग इज केयरिंग, बॉन्ड बन जाएगा, है कि नहीं? इसके बाद यहाँ क्या बच गया? एक इलेक्ट्रॉन का ये पेयर, एक इलेक्ट्रॉन का ये पेयर, ये बच गया, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इन्होंने आपस में क्या कर लिया? शेयरिंग कर लिया, संयोजन कर लिया, है ना? शेयरिंग शेयरिंग कर लिया, संयोजन कर लिया। तो ये है संयोजित बंध। कैसा है? संयोजित बंध है। दैट मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है? संयोजित बंध है। और जो ये बच गया, ये कैसा है? असंयोजित, है ना? असंयोजित। ध्यान में रखिएगा, मेन सी बातें हैं, हमें कई बार ये भी कांसेप्ट में काफ़ी बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो संयोजित का मतलब है जो शेयर्ड हुआ है, जो शेयर्ड हुआ है, ठीक है? और असंयोजित मतलब अनशेयर्ड, ठीक है? इसलिए हम इसको असंयोजित युग्म जोड़ा कहते हैं। ऐसा दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का पेयर जो अनशेयर्ड रहा। इंग्लिश में इसे लोन पेयर भी कह देते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, लोन पेयर भी कहते हैं और नॉन बॉन्डेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डेड। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, इस वाले को क्या कहेंगे? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, है ना? जिन्होंने बॉन्ड बनाया है वो हो जाएंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है वो हो जाएंगे नॉन बॉन्डेड या फिर लोन पेयर या फिर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो मैं जरा यहाँ पे ड्रैगो रूल लगाइए, अभी पढ़ा, हम ड्रैगो रूल में पढ़ते हैं कि सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करा, 2 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए और 2 ही इलेक्ट्रॉन का पेयर लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बच गया। तो एक यहाँ बच रहा है, एक यहाँ, पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, तो कितने हो गए? 2, है ना? दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 2, 2 और 2 होता है 4, 4 का मतलब एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे, ये आपस में कंबाइन होकर क्या कर रहे होंगे? हाइब्रिडाइजेशन, ये आपस में जुड़कर क्या बना रहे होंगे? संकरण बना रहे होंगे। तो उसका संकरण कितना है? sp3। अच्छा, जिसका संकरण sp3 आता है उसकी ज्यामिति, उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, बट उसकी शेप, उसका जो आकार है वो क्या होगा? तो वो हम वेस्पर थ्योरी जो हमारे सिलेबस में गिवन है वहाँ हम पढ़ेंगे। इसकी जो शेप है वो वी शेप हो जाती है। काफी बुक में इसको एंगुलर भी लिखता है ना? वी शेप, एंगुलर या फिर काफी बुकों में से बेंट भी लिखता है, ठीक है? काफी बुकों में से बेंट भी लिखता है। क्लियर है बात? चलिए,
ऐसे ही अमोनिया जल्दी से देखो, अगर अमोनिया आता है, नाइट्रोजन, अच्छा नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में जल्दी से बताओ 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 और 5 हो गया, क्लियर है? इसके बाद हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दीजिए नाइट्रोजन के साथ, ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बच गया और बाकी इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग कर ली, ठीक है? अच्छा जो शेयरिंग कर ली वो संयोजित हो गया, है ना? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गया, और जिसने शेयरिंग नहीं करा वो नॉन बॉन्डेड या लोन पेयर, है ना? या फिर अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सभी नाम हमें क्लियर होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ना? कि बोल देगा कितने अनसेड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, या बोलेगा कितने लोन पेयर है ना? हालांकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं, बट अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। अनसेड कहते हैं या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फिर नॉन बॉन्डेड कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, बार-बार इसको ध्यान में रखें। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए आगे समझिए, यहाँ पे ड्रैगो का रूल लगाइए, ऊपर ही लिखा है, हमें क्या गिनना होता है? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, अब तो ये याद हो जाना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं? 1, 2, 3, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कितना दिख रहा है? 1, 3 और 1 4, 4 का मतलब इसका संकरण sp3 आ गया, और जिसका संकरण sp3 होता है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, है ना? पर टेट्राहेड्रल क्या आती है? उसकी ज्योमेट्री, ज्यामिति आती है, शेप, शेप डिपेंड करता है वेस्पर थ्योरी पे जो आपको पढ़ाऊंगा। इसकी शेप हम देखेंगे पिरामिड हो जाती है, कैसे हो जाती है? पिरामिड शेप हो जाती है। क्लियर है? तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी, ठीक? आगे कुछ बातों को और ध्यान में रखेंगे। हमने जो संकरण पढ़ा वो कहाँ तक पढ़ लिया? sp3d तक पढ़ लिया। चलिए अगला संकरण मैं आपको पढ़ाता हूँ नेक्स्ट, कौन सा? sp3d, ठीक है? sp3d2 संकरण भी पढ़ते हैं, ये कहाँ बन सकता है? तो देखो ये बन जाएगा sf6 में, है ना? और भी बहुत जगह बनेगा, बट हाँ sf6 सबसे सिंपल दे सकता हूँ यहाँ पे। जो एग्जाम्पल है ये हमें एनसीईआरटी में भी मेंशन होते हैं और हमारी जो जनरल बीएससी की बुक्स है उसमें भी मेंशन रहता है। सल्फर, हम देखिए सल्फर को बनाएंगे, देखो बनाना बहुत सरल है। सल्फर को लिखिए, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो हम जानते हैं 2, 8, 6 होगा, मतलब इसके बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप सभी जानते हैं फ्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसके पहले कक्ष में 2, आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, सल्फर को भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ठीक है? तो देखो एक फ्लोरीन है, यहाँ पे दूसरा फ्लोरीन है, यहाँ पे तीसरा फ्लोरीन है, ठीक है? सेम फ्लोरीन यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है? और ये एक 3D शेप है, 3D शेप को ऐसे समझो, देखो अगर मैं यहाँ पे इसको एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ूँ, ये बॉन्ड नहीं है, बस एक इमेजिनरी लाइन है, समझिए, ठीक है? तो ये समझो, ये ना चारों एक ही प्लेन पे रखे हैं, एक ही सतह पे रखे हैं, जिससे एक फ्लोरीन ऊपर की ओर है और एक फ्लोरीन नीचे की ओर है ना सरल? देखो सल्फर जिसके 4 फ्लोरीन चारों कोने पे है, जैसे आप मान के चलो आपके पास किताब है आपकी, किताब के चारों कोने पे फ्लोरीन रखे हैं, किताब के बिल्कुल सेंटर पे सल्फर रखा है और वो सब आपस में जुड़े हैं। एक फ्लोरीन किताब से ऊपर की साइड है जो कि सेंटर में जो सल्फर से जुड़ा हुआ है, और एक फ्लोरीन नीचे की साइड है जो सेंटर ऑफ सल्फर से जुड़ा हुआ है कि नहीं? अब जरा यहाँ पे देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है 6, और लोन पेयर सल्फर पे एक भी नहीं बचा, क्यों? क्योंकि 6 ही उसपे इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर दिए होंगे सर फ्लोरीन के साथ, है ना? तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 6 क्या है? सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितने हो गए? 0, 6 प्लस 0 दैट मीन्स 6, 6 का मतलब 1 s 3 p और 2 d, टोटल मिला के हो गए 6, गिन लीजिए। क्लियर? तो यहाँ पे संकरण आ गया sp3d2, ठीक है? और जब संकरण sp3d2 आता है तो बच्चों इसकी शेप क्या होती है? sp3d2 दैट मीन्स इसकी शेप जो निकल के आएगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल की, ठीक है? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है? और जिनको और अच्छे समझना है ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे होती है, तो ये मैं यूट्यूब जो है शॉर्ट्स इस पे भी वीडियो जल्द ही बनाऊँगा, समय का थोड़ा-सा जो है अभाव चल रहा है, बट हाँ, जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको शेप्स में जो 3D शेप्स हैं उनको भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? यूट्यूब शॉर्ट्स पे। बट फिलहाल के लिए आप समझ सकते हो ये अष्टफल की है। अब जिसको समझना है कि अष्टफल की कैसे है, तो यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आप इसको एक प्लेन पे मान लो और मानो एक फ्लोरीन ऊपर की साइड है, तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ, देखो इन तीनों फ्लोरीन को जोड़ दूँ, तो आप देखोगे एक सतह बन गई। कैसी? एक त्रिभुजाकार सतह बन गई, जिसको हम फेस भी बोलते हैं, फलक भी बोलते हैं। त्रिभुजाकार फलक बन गया, है ना? एक देखो ऐसे ही मिल जाएगा इधर, एक देखो इधर मिल जाएगा और एक मिलेगा पीछे की तरफ से। देखो तो 4 मिल रहे हैं ऊपर की साइड, ऐसे ही आप देखोगे 4 नीचे की साइड मिल रहे हैं, ठीक है? तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये होता है, ऑक्टा मतलब होता है 8 और हेड्रन का मतलब ये होता है फेसेस, जिसके पास 8 फलक हों, वो कैसे होते हैं? ऑक्टाहेड्रल होते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। 8 फलक वाले को, 8 फेसेस वाले को हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ठीक है? तो इस शेप के पास 8 फेस होते हैं, इसलिए ऑक्टाहेड्रल है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ऑक्टा मतलब यहाँ 8 जुड़े होंगे, नहीं भई जुड़े 6 ही होते हैं, बट आपको ध्यान में रखना है उसकी शेप ऑक्टाहेड्रल होती है। क्लियर है? चलिए आगे देखें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो संकरण है ये है sp3d3, ठीक है? अगला संकरण है sp3d3, ठीक? इसको भी जल्दी से देखते हैं। इसमें जो एग्जांपल है IF7 बहुत बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है? IF7 को भी जल्दी से यहाँ पे देखते हैं।
ठीक है? IF7 को भी जल्दी से देखते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है? चलिए, आयोडीन है, इस पे 7 फ्लोरीन लगाने हैं, ये है फ्लोरीन, ठीक है? तो यहाँ पे जब संकरण sp3D3 आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, sp3D3 जो संकरण होता है, इसमें शेप जो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कैसी शेप होती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है? और जिनको और डीप में पढ़ना है, तो मैं कहूँगा क्लास 11th या फिर बीएससी के जो वीडियोज़ आएँगे, उसमें बहुत डीप में पढ़िएगा। यहाँ क्यों नहीं पढ़ा रहा बार-बार, यही रीज़न है। रीज़न बहुत सरल है, क्योंकि हमें कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो भी देखना है कि किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है। क्योंकि हमें ऑलरेडी बोला है कि जो हमें सिलेबस करना है, वो क्या करना है? उसमें सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं। तो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आप सिंपल पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे ईज़िली पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो देखो, ये पेंटागन बनाया है ना? पेंटागन जिसपे 5 साइड होती हैं, इस पे पिरामिड बनाना है। कैसे? 2 पिरामिड। तो जैसे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनाया था, ऐसे ही पेंटागोनल बनाइए, ठीक है? ये एक पेंटागन बन गया, जिनको डॉट डॉट का मतलब यहाँ इमेजिनरी लाइन है और जो कंप्लीट लाइन है इसका मतलब बॉन्ड है, ठीक है? अब ये ज़रा समझो, फ्लोरीन को मैंने जोड़ा है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। अब इन फ्लोरीन को मैं ऐसे देखो आपस में जोड़ दूँ, इधर जोड़ दूँ ऐसे, तो आप देखेंगे एक पेंटागन पिरामिड ऊपर दिखाई दे रहेगा, एक पेंटागन पिरामिड नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो कितने पिरामिड हैं? 2 हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक है ऊपर की साइड, ऐसे ही एक बनेगा देखो नीचे की साइड, है ना? एक पिरामिड पेंटागन वाला नीचे की साइड बनेगा। तो उसकी शेप क्या बनती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हुई, ठीक है? तो ये थे हमारे संकरण शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। sp3D3 तक याद रखिएगा। हालाँकि इसके अलावा जो शेप्स होती हैं आगे तक चलती हैं, sp3D6 है ना? यहाँ तक भी शेप चलती है, बट फिलहाल जितने हमारे बीएससी लेवल तक के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमने सब यहाँ पे पढ़ दिए। क्लियर? अब जैसे बहुत सारी शेप्स और बनती हैं, ठीक है ना? वो भी मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा कि कौन-कौन सी शेप बनेंगी, बट उससे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या नेक्स्ट अगली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये हमारे सिलेबस में साफ-साफ मेंशन करी है और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको लैब असिस्टेंट के लिए देख रहे हैं, तो इसमें एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारे सिलेबस में गिवन नहीं है, ठीक है ना? जब गिवन ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम में पूछी जानी चाहिए। एटलीस्ट जो सिलेबस बनाया है, उसपे तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है? और फिर ये भी देखना है कि 75 मार्क्स के लिए ही हमें पढ़ना है, तो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो भी देखना है। बाकी ऑब्वियस है, आप लोग बीएससी करे हुए हैं, एमओटी आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है, मैं फिर से वही कहूँगा, 11th वाले वीडियोज़ आएँगे, उस पे ज़रूर देखिएगा, या फिर ग्रेजुएशन वाले वीडियोज़ हमारे आएँगे, उस पे आप इसको देख लीजिएगा, अपने कांसेप्ट को और क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर? तो खैर, वेस्पर थ्योरी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, फुल फॉर्म ही है। दैट मीन्स इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का इसको मैं कह सकता हूँ एब्रिविएशन फॉर्म वेस्पर है, ठीक है? इसमें क्या होता है, देखो बहुत सरल सी बात है, कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी ऐड करे हैं, इसको आप नोट्स में भी देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट कांसेप्ट पे आऊँगा, व्हाट इज़ द कांसेप्ट एक्जेक्टली, ठीक है? तो सबसे पहले थ्योरी दी किसने है, ज़रा समझिएगा, आरजे गिलिस्पी और आरएस नाइलोम ने ये थ्योरी दी है। मुझे जल्दी से बताएँगे हाइब्रिडाइजेशन जो कांसेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण, ये किसने दिया था? मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी आपसे किया था। मुझे इसका नाम जो है कमेंट में ज़रूर लिख के बताएँगे कि हाइब्रिडेशन किसने दिया था? गिव द नेम इन कमेंट, ठीक है? तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मैं जल्दी-जल्दी से आता हूँ और इन पॉइंट्स में क्या लिखा है ये आपको समझाता हूँ। टोटल मैंने यहाँ पे 5 ही पॉइंट लिए हैं। इन 5 पॉइंट को अगर आप समझते हैं, तो आपके बहुत सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाएँगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट यहाँ मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, बट फिर वही बात आती है, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कितना है, ये भी समझना है, ठीक है? सबसे पहला एक बात को समझिएगा कि आप देखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन है, तो वो आपस में क्या बनाते हैं, जनरली बॉन्ड बनाते हैं। एटम एटम जुड़ के जनरली मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उनके बीच में बंध बनता है, बॉन्ड बनता है। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, जैसे हमने याद कीजिए BeCl2 पढ़ा था। मुझे जल्दी से बताएँगे BeCl2, BeCl2 कैसे शेप होती है? तो हमने देखा था 2 क्लोरीन होते हैं और 2 क्लोरीन को हम एक-दूसरे से विपरीत कर देते हैं, है ना? विपरीत दिशाओं में रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उससे सरल रेखा बन रही है, हमने पढ़ा था ना, जो वही BeCl2 होता है, यहाँ पे संकरण Sp आता है, क्योंकि 2 सिंगल बॉन्ड है, 2 का मतलब 1 S 1 P, तो दैट मीन्स ये लीनियर होगा, रैखिक होगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा, ये 180 डिग्री आएगा, है ना? बट क्वेश्चन ये राइज़ होता है, व्हाई हमने इनको 180 पे क्यों रखा? क्यों भई? हम इस BeCl को हम 90 डिग्री पे भी रख सकते थे, है ना? ये ऐसा हो सकता था, एक Cl के ऊपर दूसरा Cl रख दो, बट क्यों हमने 180 पे रखा? तो इसका बहुत सरल सा उत्तर मिलता है कि सर, आपने अभी बोला कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब है इस पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते होंगे? रिपल्सन करते होंगे, प्रतिकर्षण करते होंगे। तो यही इस थ्योरी का नाम भी है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, कि भैया जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, ये आपस में रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। अगर ये प्रतिकर्षण करेगा, तो भई इनको एक-दूसरे से दूर भेजना पड़ेगा। भई जब भी रिपल्सन होता है, आपको पता है, सेम चार्ज, जो समान आवेश होते हैं, ये एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना? तो जब ये रिपेल करेंगे, तो क्या चाहेंगे? एक-दूसरे से दूर जाना, तो इतनी दूरी पे चले जाएँगे कि इनका रिपल्सन क्या हो जाए? मिनिमाइज़।
तो पॉइंट नंबर 1 में यही बात बोली गई है, टू मिनिमाइज़ द रिपल्सन। हमें क्या काम करना है? टू मिनिमाइज़ द रिपल्सन। जो प्रतिकर्षण है, इसको हमें कम से कम करना है, टू मिनिमाइज़ द रिपल्सन। ये मेन बात यहाँ पे याद रखनी है वेस्पर में। क्या काम है कि बॉन्ड के जो रिपल्सन है, उनको मिनिमाइज़ करना है। बॉन्ड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन को मिनिमाइज़ करना है, मतलब कम से कम उनके बीच का रिपल्सन करना है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? आगे समझते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने देखा था PCl3 याद कीजिए, इसकी शेप बताओ जल्दी से। हम जानते हैं ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इसमें 3 बॉन्ड होते हैं और तीनों बॉन्ड में जो दूरी होती है वो 120 की होती है। वहीं मैं 120 से कम भी तो कर सकता था, बट क्यों मैंने 120 पे करा? क्यों? क्योंकि जैसे ही ये तीनों 120 डिग्री पे जाएँगे, तो ये बराबर एक निश्चित दूरी पे होंगे, बराबर दूरी पे होंगे और जब ये बराबर दूरी पे होंगे, तो इनका इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। तो इसीलिए जो हम शेप बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं ताकि जो रिपल्सन है, उसको हम कम से कम कर पाएँ। क्लियर? तो एक बात समझ में आती है कि कहीं भी अगर रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण अगर कहीं भी होगा, तो ध्यान में रखना जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा, है ना? जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा बढ़ेगी और जितनी ज़्यादा रिपल्सन होगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी, उतनी ही जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वो घट जाएगी। ठीक है? और हर कोई क्या चाहता है मैं क्या बनूँ? स्टेबल बनूँ। हर कोई क्या चाहता है? मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हूँ। भाई क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? भाई नौकरी मिल जाएगी, कहीं न कहीं स्टेबिलिटी आ जाएगी, है ना? सेम कहानी यहाँ भी है कि भाई हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी बढ़े तो दैट मीन्स उसकी ऊर्जा घटनी चाहिए, वहाँ पे रिपल्सन घटना चाहिए। यही तो है इनवर्स रिलेशन, V समानुपाती। भाई स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हो तो ऊर्जा घटनी चाहिए, रिपल्सन भी घटना चाहिए। इसलिए हमारा काम क्या है? टू मिनिमाइज़ द रिपल्सन कि हम जो है रिपल्सन उसको ज़्यादा से ज़्यादा घटा पाएँ। क्लियर? आगे बढ़ें? चलिए, अब जो पॉइंट नंबर 2 है, उसमें आप पढ़ेंगे कि भाई जो आपका जो सेंट्रल एटम है, वो कहीं न कहीं हाइब्रिडाइजेशन बना रहा होगा और हाइब्रिडेशन कांसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमें जो रिपल्सन मिनिमाइज़ करना है, देखो पॉइंट नंबर 3 में ये बात लिखी गई है कि अगर आपको रिपल्सन को मिनिमाइज़ करना है, तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा किसके बीच में? पहले तो ये समझिए। देखो, एक इसको सरल से एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक? जैसे हम पे है यहाँ पे मीथेन। ठीक है? मीथेन में 4 बॉन्ड होंगे, ये बात आप सभी को पता है। ठीक है? इसके बाद मीथेन के अलावा हमारे पास है दूसरा लेता हूँ अमोनिया, ठीक है? NH3 ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बना के दिखाया था। NH3 इस पे होता है एक असंयोजित युग्म जोड़ा। इसके बाद मैं यहाँ लेता हूँ जल और ये कुछ नहीं है एनसीईआरटी का ही एग्ज़ाम्पल है, बहुत सरल सा समझना चाहिए। ठीक है? तो देखो ये है तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल, क्लियर? अब ज़रा समझिए यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। ड्रैगो का नियम लगाते हैं, क्या कहता है ड्रैगो का नियम? सिग्मा बॉन्ड पेयर गिनिए और लोन पेयर गिनिए और वहाँ से संकरण निकाल लीजिए। तो यहाँ पे केवल 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, क्या यहाँ पे लोन पेयर है? नहीं, तो दैट मीन्स इसका संकरण आ जाएगा 4 और जिसका संकरण 4 आता है जिसका स्टेरिक नंबर 4 आता है, उसका संकरण sp3 हो जाता है ना? हाइब्रिडेशन sp3 हो जाता है और वो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय हो जाता है और वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकंड का होता है। ये हमने आपको पढ़ाया था। क्लियर है? इसके बाद अमोनिया पे आते हैं। अमोनिया पे ड्रग रूल लगाइए। कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? 3 सिंगल बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 है लोन पेयर, है ना? यहाँ लोन पेयर है 0, यहाँ लोन पेयर आ गया 1। देखो यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, ठीक है? बॉन्ड मतलब पेयर 4 है और लोन पेयर कितना है? 0। यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं और लोन पेयर कितना है? 1। यहाँ पे बताओ जल्दी से बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं? ठीक? तो बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? 2 सिंगल बॉन्ड है और लोन पेयर कितने दिख रहे हैं? 2। क्लियर? तो दैट मीन्स इन सभी को जोड़ोगे तो इनका स्ट्राइक नंबर 4 ही आने वाला है और जिन सभी का स्ट्राइक नंबर 4 आता है मतलब 1 s 3 p ऑर्बिटल होंगे, उसका संकरण sp3 आएगा, इसका भी संकरण sp3 आएगा। क्लियर? बट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी बट इसकी शेप इस लोन पेयर की वजह से चेंज हो जाएगी और इसकी शेप जो होती है ये पिरामिडल होती है। देखो ज्योमेट्री तो तीनों की टेट्राहेड्रल होगी बट शेप इस पे डिपेंड करता है कि भाई ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को कितना दबा रहा है। समझिएगा, अब इसको समझाता हूँ आगे। ठीक, ऐसे इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल आएगी बट इसकी शेप जो होती है ये वी शेप हो जाती है। वी शेप, है ना? काफ़ी लोग इसे वेंट भी कह देते हैं, वेंट शेप, काफ़ी लोग इसे बेंट भी कहते हैं, काफ़ी लोग इसे एंगुलर भी कहते हैं। सब ये बुक्स में नेम लिखेंगे तो सारे नाम आपके सामने दे देंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ना वो भी घटकर 109 डिग्री से घटकर कितना हो जाएगा? यहाँ पे लगभग 107 डिग्री हो जाएगा और जल के केस में बॉन्ड एंगल घट के 104.5 डिग्री हो जाएगा। है ना? तो बॉन्ड जो है आपके एंगल में भी घटाव देखा गया। जैसा जैसे इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो लोन पेयर जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे लोन पेयर 0 है, यहाँ लोन पेयर 1 है, यहाँ लोन पेयर 2 हो गए। तो जैसे-जैसे लोन पेयर बढ़ रहे हैं आपने देखा कि सर यहाँ पे तो इतना रिपल्सन हुआ है कि बॉन्ड एंगल भी कम होता चला गया, बॉन्ड एंगल भी कम होता हुआ चला गया। इसके पीछे का कारण क्या है? तो समझते हैं। देखो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा, सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होगा वो किसके बीच में होगा? पहले तो ये समझना है।
तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है वो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होगा, ठीक है? पॉइंट नंबर 3 इसी बात को डिस्कस कर रहा है कि सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होगा। उसके बाद जो रिपल्सन है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होगा और सबसे कम जो रिपल्सन है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। अब ऐसा क्यों होगा? इसका भी जल्दी से रीज़न देखते हैं। देखो लोन पेयर मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बच गया। एक लोन पेयर ये रहा और दूसरा लोन पेयर ये रहा। ये तो कह रहा हूँ कि रिपल्सन सबसे ज़्यादा किसमें होगा? लोन पेयर और लोन पेयर में होगा। अच्छा जल्दी से बता 2 लोन पेयर किसमें थे? वाटर मॉलिक्यूल में थे। ठीक? ये लोन पेयर का मतलब क्या है? देखो बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है? पहले तो ये समझो। बॉन्ड जो है उसका पेयर का मतलब क्या है? बॉन्ड के पेयर का मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इन्होंने आपस में शेयरिंग कर ली, बॉन्ड बना लिए, बंध गए, आपस में बंध गए। और जो चीज़ बंध जाती है हम ऐसा मान के चलते हैं वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है ना? ऐसे ही यहाँ भी बॉन्ड पेयर है, ये भी आपस में बंध गए, बंधने का मतलब स्टेबल। क्लियर? बट ये लोन पेयर है ना असंयोजित हैं, ये बंधे हुए नहीं हैं, ये भी बंधे हुए नहीं हैं, बंधे हुए नहीं हैं, तो ये आवारा है, आवारा है तो घूमेंगे, इधर से उधर चक्कर लगाएँगे, जब ये घूमेंगे तो भई आपस में क्या करेंगे रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे और जब ये प्रतिकर्षण करेंगे तो भई क्या करेंगे, ये लोन पेयर खुद को तो एक-दूसरे से दूर भगाएँगे और साथ में इस बॉन्ड को भी दबाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो अच्छा खासा 4 जब हमारे पास स्ट्राइक नंबर था, उसके लिए जब संकरण जो हाइब्रिडाइजेशन है, वो हमारा sp3 आया था, तो हमें पता था बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए। बट इतना ज़्यादा रिपल्सन हुआ इनके बीच में कि लोन पेयर ने बॉन्ड को दबाना शुरू कर दिया और जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री से घटकर 104.5 डिग्री ही रह गया। क्लियर है? क्यों? क्योंकि लोन पेयर लोन के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। रिपल्सन ज़्यादा अधिक होने की वजह से यहाँ लोन पेयर ने बॉन्ड को दबाना भी शुरू कर दिया। क्लियर? इसके बाद हमने देखा जो रिपल्सन होगा वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। ठीक है? इसमें हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे चाहे तो अमोनिया वाला भी ले सकते हैं। हालाँकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहाँ भी हो रहा है, बट यहाँ पे अमोनिया वाले एग्ज़ाम्पल को भी समझ सकते हैं। ठीक है? हालाँकि ये कोई ऑर्डर नहीं है, बस एक बात इसको समझ सकते हैं कि लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को दबाएगा, बट जितना लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, उतना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन नहीं। ठीक है ना? उससे कम हो, सिंपल सी बात है। तो दैट मीन्स यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 160 डिग्री, वही रिपल्सन कम है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ ज़्यादा दिखाई देगा। इसके बाद बॉन्ड पेयर वाला सिंपल केस, हालाँकि बॉन्ड पेयर यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, बट हाँ, इसमें अगर सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बोलूँ, तो ये मीथेन भी हो सकता है, जिसमें केवल बॉन्ड मौजूद है और ये बॉन्ड और बॉन्ड बंधे हुए हैं, तो इतना ज़्यादा रिपल्सन नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री, है ना? 28 मिनट और 30 सेकंड। ठीक है? तो आई थिंक इतनी बात आप सभी को यहाँ पे क्लियर हुई होगी। ठीक है? अच्छा, तो अच्छा क्या लोन पेयर बॉन्ड को घटाता ही है? क्या लोन पेयर बॉन्ड को बढ़ा नहीं सकता? बढ़ा भी सकता है, हम देखेंगे काफ़ी ऐसे केस, जैसे HCl देख लो, HCl, है ना? यहाँ Cl पे देखो 3 लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। अब 3 लोन पेयर हैं और देखो यहाँ 3 लोन पेयर हैं और एक सिंगल बॉन्ड है। ड्रैगो का नियम लगाना, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, है कि नहीं? अब ड्रैगो का जो है नियम लगाइए, सिग्मा बॉन्ड पेयर कहता है और लोन पेयर कहता है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 1 है, लोन पेयर कितने हैं? 3 हैं, 3 और 1 कितना आ गया? 4 आ गया, 4 का मतलब संकरण sp3 आ गया। ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी, बट शेप कैसी होगी? तो मैंने आपको यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, क्या बात बताता हूँ? कि भाई लोन पेयर को ना कभी भी हम शेप में कैलकुलेट नहीं करते हैं, मतलब शेप में कभी भी लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, केवल बॉन्ड को देखिए। बॉन्ड किसके बीच में? H और Cl, H और Cl के बीच में केवल एक सिंगल बॉन्ड है जो कि ऐसे बन रहा है और ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है। दैट मीन्स यहाँ टेट्राहेड्रल होने के बाद भी बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री और 3 लोन पेयर भी हैं, तो यहाँ तो बॉन्ड घटा ही नहीं, है ना? तो ऐसा भी केस हो सकता है, तो ऐसा नहीं होता कि लोन पेयर केवल बॉन्ड को घटाता है। आप केस देखिएगा, केस या कंडीशन क्या है। क्लियर हो गई इतनी बात? और बाकी इन पे जितने एग्जांपल करेंगे, उतने आपके यहाँ पे कांसेप्ट्स एंड आइडियाज़ डेवलप होते हुए रहेंगे, ठीक है? बाकी वही डिटेल में भई बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा सकता हूँ, बट कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो भी देखना है। वहाँ पे बोला है कि सिंपल जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बारे में आप डिस्कस करिए, ठीक है? सिंपल मॉलिक्यूल्स में आप लेता हुआ चल रहा हूँ। क्लियर? चलिए मुझे जल्दी से बताना कि भई अगर आपके पास SF4 है, SF4 इसकी शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी? ठीक? तो बताइए जल्दी से। देखो सल्फर, बाकी लोग जो है कमेंट में कर सकते हैं उसको, पॉज़ करके कमेंट में आंसर इसका दे सकते हैं, इसकी ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, ठीक है? और इसका संकरण हाइब्रिडेशन क्या है, ठीक है? और बाकी बच्चे देखें जिनको नहीं आता है, सल्फर इसके बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये फ्लोरीन के साथ शेयरिंग कर देगा, है ना? 4 इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन के साथ शेयर कर देगा, समझिएगा, ठीक है? 4 इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएँगे, दैट मीन्स लोन पेयर बच गया। अब फिर वही ड्रैगन रूल लगाइए, सिग्मा बॉन्ड पेयर गिनना है और लोन पेयर गिनना है। सिग्मा बॉन्ड गिनिए 1, 2, 3 और 4, 4 है सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर गिनिए कितना है? 1 है, 4 और 1 कितना आ गया? 5, 5 का मतलब इसका संकरण कितना आ गया? sp3d, है ना? टोटल हो गए 5। अब जिसका संकरण sp3d आता है, उसकी शेप अभी बताई थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए, है ना? शेप नहीं ज्योमेट्री।
बट सेप किस पे डिपेंड करती है? सेप डिपेंड करती है इस पे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन पे। तो बेटा जी लोन पेयर बॉन्ड पेयर को इतना दबा देगा, इसकी जो सेप हो जाती है वो सीसॉ हो जाती है। सीसॉ जो झूला होता है, ठीक है? सीसॉ जो झूला होता है, ठीक है? और लोन पेयर को कभी सेप कंसीडर नहीं करते। क्लियर है? अच्छा, अमोनिया को देखो